हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। आज जो मैंने ये वीडियो शुरू किया है ये है मौलिक अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मौलिक अधिकार। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं और अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। पढ़ना तो बहुत आसान है, सभी लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन भूलने की आदत की वजह से कई बार हमको इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इसको कैसे पढ़ें ताकि लंबे समय तक याद रख सके और क्वेश्चन अधिक से अधिक सही बने, खास करके एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो चलिए इसी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पसंद आता है आप लोगों को या नहीं। चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किसे कहते हैं। यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। तो जनता को प्रदत्त अधिकार को ही हम लोग मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। तो आपको ये एक याद रखना है पॉइंट कि भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है, क्योंकि इस वर्णन से भी कई बार छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। इसे यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इस भाग को यानी भाग 3 को या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है या किस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। मैग्ना कार्टा वास्तव में ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन में वहां के राजशाहियों के द्वारा कुछ मजदूरों को अधिकार दिए गए थे, उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कभी भी किसी को अधिकार से संबंधित बात आती है तो उस शब्द को मैग्ना कार्टा के साथ जोड़ दिया जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है मौलिक अधिकार, और इस मौलिक अधिकार संबंधी बात को मैग्ना कार्टा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है, तो भाग 3 है या मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक ही क्वेश्चन बनेगा किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। आगे आते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हमें प्रदत्त किए गए थे, लेकिन 44वें, याद रखेंगे दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको यहाँ कई पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला, प्रारंभिक रूप में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 है। किसे हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। कई बार स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं कि 42वें में हटाया गया था या 44वें में। आप एकदम कंफर्म कर लें इसको याद रखने के लिए कि 44 और 44वें संविधान संशोधन में इसे हटाया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। ठीक है, अब ये कानूनी अधिकार क्या होते हैं और ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो आप पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी कर सकते हैं। लेकिन इन कानूनी अधिकारों के संबंध में रीट जारी नहीं होते हैं। बस इन्हीं कुछ अंतरों के कारण इसे मौलिक अधिकार की सूची से निकाल कर कहाँ रख दिया गया? कानूनी अधिकार की सूची। इस प्रकार वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। इन्हीं 6 मौलिक अधिकारों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के दौरान करेंगे। सबसे पहले ये 6 का क्रम से आपको नाम याद होना चाहिए। पहला, समता या समानता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन 19 से 22 के मध्य किया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन 23 से 24 के मध्य किया गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता,
का अधिकार, इसका वर्णन 25 से 28 के मध्य किया गया है। 5वां सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन 29 एवं 30 में किया गया है। और 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और इन 6 मौलिक अधिकारों से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से इन सभी का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इसमें से अंडर सेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप फंस जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों के लिए बारी बारी से हम इन अधिकारों का अध्ययन करेंगे। इनमें जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं, इन्हीं अनुच्छेदों का अध्ययन हम लोगों को करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि ये 6 कौन से अधिकार है, क्रम से इनका याद होना। दूसरा, इनके मध्य जो अनुच्छेदों का विभाजन किया गया है उनका याद होना, कि किस अधिकार के लिए कौन से अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के मध्य इनका विवरण मिलता है। तो ये याद होने से आप बहुत ही आसानी से फिर इसके आगे की चीज़ें याद कर पाएंगे। तो 6 क्रम से याद कर लेंगे: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आइए हम लोग इसका पार्टिकुलरली रूप से सभी का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य किया गया है। अब इसमें ये आपको सभी अनुच्छेद याद रहने चाहिए: 14, 15, 16, 17 और 18। ये अनुच्छेद अगर आप याद रखते हैं तो इस पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी आसानी से आप टेकल कर पाएंगे। समता या समानता से तात्पर्य है यह अधिकार भारतीय जनता को सभी क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करता है और समानता के विचारों को प्रेरित करता है। इसी संबंध में विभिन्न अनुच्छेदों में इसका विवरण मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं 14 में क्या है। सबसे पहले 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के नजरों में सभी एक बराबर है। 15 है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद में रोक। विभेद पर रोक यानी जन्म जाति आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता अर्थात सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर देना। 17 में है अस्पृश्यता का अंत और 18 में है उपाधियों का अंत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो बुक में भी लिखी हैं, तो यहाँ बोर्ड पे मैं इतना लिख रहा हूँ क्यों? यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है वो आपको याद कराना है, ताकि याद रहे तो फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो। चलिए इसी को याद करते हैं हम लोग। 14, 15, 16, 17, 18 याद करने के लिए यहाँ 2 चीज़ें हम लोग यूज कर सकते हैं। सभी लाइन के कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे और या फिर इसको एक कहानी में पिरोकर याद करेंगे। हम दोनों तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले 14 में विधि को अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरे में ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तीसरे में लोक नियोजन, चौथे में अस्पृश्यता और लास्ट में उपाधि। अब कैसे याद हो जाएगा?
14 में विधि यानी विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म जाति लिंग उसके आधार पर समानता, 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। अब कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये 17 वाला, कि अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो इसका वर्णन आपको 17 में मिलता है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में क्या होते हैं, एक तरफ अनुच्छेद दे दिए जाते हैं और एक तरफ उसके प्रावधान और मिलान करने के लिए बोले जाते हैं कि आप उनको मैच करें कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन मिलता है। तो वैसे समय के लिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग फिर से इसको रिवीजन करते हैं। 14 में विधि का वर्णन किया गया है, 15 में धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद पे रोक है, 16 में लोक नियोजन से सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और अंत में उपाधियों का अंत। तो 14 से लेकर के 18 के मध्य जितने भी प्रावधान हैं उनको हमने याद किया। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं दूसरे की ओर, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में है, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य किया गया। इसका विवरण 19 से 22 के मध्य किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 19 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय जनता को संविधान द्वारा दिया गया है ताकि स्वतंत्र रूप से वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो सके। तो इसके लिए ये 19 से 22 के बीच कई चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो इन्हीं में हम लोग सबसे पहले देखते हैं 19 में है अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है अपने मन के भाव और व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करना या फिर उसके संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी कई भागों में डिवाइड कर सके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं। हमने यहाँ 19 की चर्चा की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब क्या किया गया है, 19 के अंतर्गत कई प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके, और इनका एक क्रम भी बना हुआ है। इस क्रम को याद करने के लिए बहुत ही आसानी से हम लोग एक कहानी यूज करेंगे। सबसे पहले 19(1) में है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरे में है शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी एक स्थान पर जमा होने की स्वतंत्रता। तीसरे में है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथे में है पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। और पांचवें में है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा है भारत में आजीविका, अर्थात कहीं भी जाकर के कोई रोजगार करने की स्वतंत्रता। अब कहिएगा ये तो आपको याद है, चलिए आपको भी याद करवाते हैं। 19 के अंतर्गत 6 हैं। एक इमेजिन करते हैं, एक स्टूडेंट है जो सरकार के कार्यों से खुश नहीं है, वह सरकार के विरुद्ध बोलना शुरू करता है। तो 19(1) में क्या कर रहा है, बोलना शुरू करता है। फिर उसने देखा कि मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कुछ लोगों को बुलाता है और शांतिपूर्ण ढंग से एक चादर बिछाकर धरना प्रदर्शन करना शुरू करता है। यानी शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है बिना हथियारों के, तो शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के एकत्रित होकर के सरकार का विरोध करना शुरू करता है। तो हमको याद हो गया शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होना। फिर भी उसकी सरकार के पास आवाज़ नहीं पहुंचती है, तो वो क्या करता है, समूह बनाने की स्वतंत्रता।
तो वो क्या करता है, एक सभा या समूह बनाता है और फिर सरकार के पास आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करती है। फिर भी उसकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती है, तो क्या करता है, पूरे भारत में आवागमन घूम घूम कर सरकार के विरुद्ध प्रयास करने लगता है और फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती है। तो चौथा में आ जाते हैं कि भारत में आवागमन, यानी पूरे भारत में घूम लेता है वो। अब जब वह कहीं घूम रहा है तो साथ ही साथ वह बाहर जाकर के क्या करेगा, निवास करेगा। तो पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और जब कहीं निवास कर लेता है तो उसको भोजन भी चाहिए, अर्थात वहाँ किसी भी प्रकार का वह आजीविका या रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से हमने एक कहानी में याद किया कि कैसे वह पहले बोलता है, फिर शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होता है, फिर सभा बनाता है, फिर पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, फिर कहीं जाकर निवास कर सकता है और फाइनली किसी भी क्षेत्र में जाकर किसी भी आजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता। तो ये 19 के तहत आप ये 6 पॉइंट को क्रमशः याद रखेंगे। इसमें हमेशा याद रखेंगे अपवाद जम्मू कश्मीर। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए और वहाँ पर अपवाद की श्रेणी आए तो हम जम्मू कश्मीर ही उत्तर देते हैं। इसका कारण है अनुच्छेद 370 के तहत कई विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर को मिले हुए हैं। यही कारण है कि इसका अपवाद जो है वो हमेशा क्या होगा, जम्मू कश्मीर, अर्थात आप जम्मू कश्मीर में जाकर के फाइनली निवास नहीं कर सकते हैं। खैर, अपवाद वाले क्वेश्चन के लिए आप जम्मू कश्मीर तैयार रहेंगे। अब आ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 20 के पास आते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह क्या है कि यदि आप अपराध के हैं या अपराधी बनाए जाते हैं या किसी को अपराधी बना दिया जाता है तो उस अपराधी को भी 3 प्रकार के अपने दोष से बचने के लिए या दोष के संबंध में संरक्षण दिए गए। यह क्या है, इन्हीं को याद करना है। इसमें 1, 2 और 3 करके हम पॉइंट देखेंगे। इसमें होता है कि अगर कोई अपराधी है तो पहला इसका है कि उसे उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उसके अपराध करते समय कानून था। यानी अगर कोई व्यक्ति 2015 में अपराध करता है और उस अपराध के लिए 6 माह के सज़ा का प्रावधान था और बाद में 2017 में उसके लिए 5 वर्ष सज़ा का प्रावधान कर दिया गया, तो चूंकि उसने यह अपराध 2015 में किया था इसलिए उसको 6 माह की ही सज़ा होगी। अब जब 2017 से कोई इस अपराध को करेगा तभी उसको 5 वर्ष की सज़ा होगी। अर्थात पहला उसको अधिकार यह है कि उसको उसी समय जो कानून बना हुआ था उसी के आधार पर सज़ा दी जाएगी। दूसरा उसका ये है कि उसको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी अपराधी को यह बार बार नहीं बोला जा सकता है कि तुम यह खुद के विरुद्ध गवाही दो कि तुमने यह अपराध किया है, तो खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है। यदि किसी ने एक बार कुछ पैसे चोरी किए हैं तो उसको उस पैसे चोरी के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि बार बार पुलिस पकड़ के उसी को जेल ले जाती है और बार बार उसको एक ही अपराध के लिए सजा दिला रही है। तो अपराध के संदर्भ में 3 संरक्षण उसको प्राप्त है, आसानी से याद कर सकते हैं। पहला है, उसे उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जो अपराध करते समय था। दूसरा, उसको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा, उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, बार बार नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 20 याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग 21 के पास। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का यह काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 21 मूल अधिकार का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको हम लोग जीवन का अधिकार भी कहते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही प्राप्त है
और बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने निर्णयों में क्या किया है, इस अधिकार को विस्तृत करते हुए और बढ़ा दिया है। जैसे कई बार स्वच्छ पानी पीना भी मानव का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, स्वच्छ वायु में जीना भी अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, भोजन को प्राप्त करना भी मानव का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। और जस्ट आपको याद होगा कि पिछले साल का ही न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि निजता अब मानव का मौलिक अधिकार है, और वह निजता अधिकार भी किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, 21 में शामिल कर दिया गया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी में है। तो इसका विस्तार बार बार हुआ है, और इस विस्तार से जुड़े हुए क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा है इसमें कि क्या क्या शामिल किया। तो चिकित्सा प्राप्त करना, विदेश घूमना, ये सारे अब क्या हो चुके हैं, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंग बन चुके हैं। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, अर्थात जीवन का अधिकार है। अब आ जाते हैं 21A के पास। 21A भारतीय संविधान में प्रारंभ में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। याद रखेंगे दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। अब याद करना बहुत आसान है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया, और इसमें रखा गया प्रावधान कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यानी प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, पूरे भारत के बच्चों को अनिवार्य रूप से भारत सरकार शिक्षा देने के लिए उनको बाध्य है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और यह किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, 21A के तहत जोड़ा गया। और इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, बहुत आसान है, इसको याद रखना। चलिए अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 22 के पास। अब आप सोच रहे हैं 20 को ये मिटा नहीं रहे हैं, 21 वाला मिटा रहे हैं। इसका कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस 22 और 20 के बीच कंफ्यूज होते रहते हैं, ये 20 और 22 के बीच। 20 में है अपराध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो कई बार स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि गिरफ्तारी 20 में था कि गिरफ्तारी 22 में था, अपराध 20 में था या अपराध 22 में था। तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि पहले अपराध करेंगे तभी गिरफ्तारी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पहले लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और वो बाद में अपराध करे। तो इसलिए बहुत आसान है याद करना, पहले अपराध, तो 20 में क्या होगा, अपराध, और 22 में क्या होगा, गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। यहाँ पर आपको समझना ये है कि यदि आपने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है, और अगर आपको पुलिस पकड़ने आती है, तो उस समय आपको 3 अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत संविधान प्रदान करता है। और यह 3 क्या है, इसी को समझेंगे। पहला, कारण पूछने का अधिकार। जब भी आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप कारण पूछ सकते हैं कि मुझे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर अपराधी को, गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने यानी न्यायपालिका के सामने उपस्थित कराना होगा। 24 घंटे के अंदर उपस्थित कराना होगा, लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दिया गया है कि आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायपालिका या मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उपस्थित कराया जाएगा। और तीसरा है, उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने की परमिशन होगी। जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कानूनी सलाह लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा, अर्थात वह अपने मनपसंद वकील को जो है वह हायर कर सकता है और वकील से सलाह ले सकता है कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जब हमारी गिरफ्तारी की जा रही है। तो बड़ी ही आसानी से आप ये 20 को भी याद रख सकते हैं और 22 को भी याद रख सकते हैं।
20 में हमने देखा था अपराध के लिए भी 3 प्रकार के संरक्षण है, यानी आपने अपराध कर दिया है, आपको न्यायपालिका में ले जाया गया है तो क्या होगा। और 22 में हम देख रहे हैं यदि आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो क्या 3 प्रकार की अधिकार आपको प्राप्त है। तो आसानी से हमने देखा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 19 जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी हमने पढ़ी, 20 जहां हमने अपराध के दोष संदिग्ध के संदर्भ में पढ़ा, 21 जहां प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पढ़ा, 21A जहां हमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के विषय में पढ़ा, और 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण के लिए पढ़ा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं दोस्तों। अब तीसरे अधिकार की ओर आते हैं। तीसरा अधिकार हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अब यहाँ याद करना बहुत आसान होगा। अनुच्छेद 23 में हम लोग देखते हैं क्या है और अनुच्छेद 24 में देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए शोषण क्या है। शोषण किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से अगर शोषण होता है तो उसके विरुद्ध ही यह अधिकार दिए गए हैं। यह शोषण 2 में हो सकते हैं, या तो बड़े युवा वर्ग में होता है, नहीं तो छोटे बच्चों का शोषण होता है। दोनों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। यहाँ 23 में क्या है कि मानव व्यापार, यानी मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते हैं, बालात श्रम यानी जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। इस प्रकार के जो शोषण के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है वह स्पेशली किस अनुच्छेद के तहत 23 मानव व्यापार पे रोक लगाना, बालात श्रम, जबरदस्ती श्रम या बंधुआ मजदूरी जैसे प्रावधान को रोका गया है। किस अनुच्छेद के तहत 23 के तहत। और 24 को याद करना और आसान है। इसमें है 14 वर्ष से कम उम्र के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी कारखाने में, खानों में काम करने पर रोक लगाया गया है। और इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ 24 है, यहाँ 14 है, तो दोनों क्या दिख रहे हैं एक जैसे। 24 यहाँ 4, यहाँ 4, 10 का डिफरेंस। तो ये 24 में दिया गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। होता क्या है, मैं बार बार इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो जरूरी नहीं होता है कि सेम पॉइंट पढ़ के गए हैं, बहुत पहले पढ़े रहेंगे। तो क्या होगा, आपको इतना तो जरूर याद रहेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने 23-24 में पढ़ा था, ये 14 वर्ष वाला हमने 23 में पढ़ा था या 24 में। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं इसको बार बार कोड कर रहा हूँ कि यहाँ 24 यहाँ 14। तो आसानी से याद हो गए कि अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, तो जैसे ही 23 बच जाता है तो वहाँ हो जाएगा बड़े लोग, यानी कि जहाँ मानव व्यापार हो रहा है, जहाँ बंधुआ मजदूरी जैसी समस्या है, उस पर रोकथाम लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत 23 के तहत। कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे, मैसेज किए थे कि सर आपको पसीना बहुत आता है, गर्मी फेस करते हैं, अभी भी गर्मी लग रही है। तो दोस्तों बात यह है कि मैं फ़ैन इसलिए नहीं चलाता हूं क्योंकि फ़ैन चलाने से जो साउंड क्वालिटी है बहुत ख़राब हो जाती है, फिर आप इसको अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। और मेरा जो उद्देश्य है कि आपको अच्छे से सुनाई दे, अच्छे से समझ आए, अच्छे से याद हो, वो पूरा नहीं होगा। तो उन उद्देश्यों के लिए थोड़ा पसीना सहना पड़ता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी इंजॉय करें। चलिए उम्मीद करते हैं ये पसंद आ रहा होगा। फिलहाल मैं अभी ये 3 ही पर अधिकार बताता हूँ। जस्ट मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं 3 अधिकार और रीट के बारे में बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इन रीट के माध्यम से इन अधिकारों को संरक्षित करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये 3 याद हो गए होंगे। इसको 2 बार देख करके याद करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रहा है आपके सामने, उसमें आप आसानी से फिर बाकी 3 को याद कर सकेंगे। थैंक यू।